पिछले पार्ट में हमने देखा था कि मास्टर शाओ चेंग के ऊपर बहुत भारी पड़ रहे थे और अब चेंग भी उन्हें नहीं रोक पा रहा था। यहाँ तक कि अब उसे मास्टर शाओ इतना गुस्सा थे कि वो उसे खत्म करने वाले थे। लेकिन सही वक्त पर यू हेडमास्टर और स्नो लेडी को बुला कर ले आती है, जो कि यहाँ पर आने के बाद मास्टर शाओ को रोक देते हैं और वहाँ से जाने को कहते हैं। अब इस पार्ट को स्टार्ट करने से पहले कमेंट सेक्शन में एक न्यू सीरीज की लिंक है, आप उसे वहां से जाकर देख लेना और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो अब इस पार्ट की स्टार्टिंग पिछले पार्ट के आगे से ही होती है। हम देखते हैं कि चेंग को होश आ चुका था और उसे मेन हॉल में बुलाया गया था, जहाँ पर सब कोई ऑलरेडी बात कर रहे थे, बस वहाँ पर मास्टर जिंगयू ही नहीं थे। अब यहाँ पर मेन बात स्टार्ट होती है और अब सबसे पहले मास्टर शाओ से पूछा जाता है कि आखिर उन्होंने असल में चेंग के ऊपर अटैक क्यों किया और क्या उन्हें ये समझ में नहीं आया कि कब उन्हें अपने अटैक को रोक लेना चाहिए था। इस बात पर मास्टर शाओ कहते हैं कि मुझे सब पता था, लेकिन इसमें गलती चेंग की है, क्योंकि जब मैं वहाँ पर पहुँचा था तब वो अपने साथी डेसिपल को परेशान कर रहा था और जैसा कि हमारे कुनलुन माउंटेन का रूल है, हम कभी भी अपने साथी पर अटैक नहीं करते हैं और ये तो हमारे यहाँ पर नया आया है, तो इसे रूल समझना जरूरी था। और अगर किसी को रूल बताना गलत है तो आप मुझे गलत कह सकते हो, लेकिन मैं ये भी चाहता हूँ कि आप लोग इसे इस चीज की सजा दो, क्योंकि गलती तो इसकी है। वैसे भी अगर मैं सही वक्त पर नहीं पहुँचता तो ये मेरे अडॉप्टेड सन की जान ले लेता, और अगर मैं खुद के सन के बारे में ना भी कहूँ तो भी ये किसी भी स्टूडेंट की जान ले सकता है। मुझे तो यही नहीं समझ आता कि ऐसा स्टूडेंट हमारे माउंटेन में कर क्या रहा है। अब मास्टर शाओ की बात सभी ने सुन ली थी, वो सिर्फ यही कह रहे थे कि चेंग को की सजा दी जाए, लेकिन इस पर स्नो लेडी कहती है कि हम एक तरफा न्याय तो नहीं कर सकते ना, हमें इस पर चेंग की राय भी पूछनी होगी कि आखिर उसके हिसाब से गलती किसकी है। तो अब चेंग से पूछा जाता है आखिर वहाँ पर वो कर क्या रहा था, क्योंकि वो तो इस टाइम अपने घर पर ही होता है। अब चेंग उन्हें डिटेल में बताता है कि जैसा कि आप लोगों को पता है कि 6 महीने का टाइम मिलने के बाद मैं दिन रात कल्टीवेशन करता था, तो उस वजह से मुझे मेडिसिन की ज्यादा जरूरत पड़ती थी और मैं 9 स्टेज के कितने करीब था ये तो आप सब मेरी पावर्स तभी समझ गए थे। तो बस मैं उसी के लिए मेडिसिन लेने गया था, जिससे मैं अपनी बॉडी को एनर्जेटिक रख पाऊंगा और जल्दी कल्टीवेशन कर पाऊँ। लेकिन मुझे किसी कारण से वो मेडिसिन वहाँ पर नहीं मिली, तो फिर मैं वापस लौट कर आ रहा था, तभी ये लोग मुझे मिले और फिर बाकी सब बातें हुई। अब इसी वक्त वो मेडिसिन हॉल का इंचार्ज वहाँ आगे आता है। वैसे चेंग ने बहुत ही समझदारी दिखाई थी, उसने मेडिसिन हॉल की बात कुछ भी नहीं कही थी, मतलब वो उस इंचार्ज से इसकी दुश्मनी नहीं थी और उसने ये नहीं बताया था कि वो इंचार्ज जानबूझकर उसे मेडिसिन नहीं दे रहा था। लेकिन अब ये बात उनके सामने आती है, हम देखते हैं कि इंचार्ज आगे आकर कहता है कि मास्टर इसने ये बात तो आपको बता दी कि ये मेडिसिन हॉल आया था और वो इसने मुझसे मेडिसिन मांगी थी, मगर ये कह रहा है कि किसी कारणवश उसे वो नहीं मिली। लेकिन इसका कारण मैं आपको बताता हूँ। हमारे माउंटेन में एक साफ रूल है कि हर कल्टीवेटर को बराबर रखा जाता है, इसके लिए उसे सही मात्रा में मेडिसिन दी जाती है। मगर इससे तो पहले ही मैं इसे मंथ बहुत ज्यादा मेडिसिन दे चुका हूँ, फिर भी ये फिर से मुझसे मेडिसिन मांगने के लिए आया था। और आप मानोगे नहीं, जब मैंने इसे मना किया तब ये मुझे धमकाकर वहाँ से चला गया कि मैं तो किसी भी कीमत पर मेडिसिन लेकर ही रहूंगा। वैसे चेंग ने इतना सब कुछ नहीं कहा था, पर वो इंचार्ज थोड़ा बढ़ा चढ़ा कर कह रहा था। शायद वो मास्टर शाओ से मिला हुआ होगा, क्योंकि अब मास्टर शाओ भी कहने लगते हैं कि देखा आपने, ये लड़का ऐसा ही है और आप इसे अपनी सफाई देने का मौका दे रहे हो। लेकिन अब यूं उनकी बात सुनकर तुरंत ही आगे आ जाती है। वो कहती है कि मैं बीच में बोलने के लिए माफी चाहती हूँ, पर चेंग की कोई गलती नहीं है। आप सबको ये तो पता है कि चेंग कल्टीवेशन कर रहा था, तो आपने ये चीज नोटिस की होगी कि 4 महीने में से ज्यादा कल्टीवेशन करना किसी नॉर्मल कल्टीवेटर की बस की बात नहीं है। और हमारे यहाँ का रूल है कि सभी स्टूडेंट को बराबर रखा जाता है। ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये भी तो है कि अगर किसी स्टूडेंट को ज्यादा कंडीशन के लिए ज्यादा मेडिसिन चाहिए हो तो वो हमें उसे प्रोवाइड करनी चाहिए। और वैसे भी हम तो सबको बराबर मेडिसिन इसलिए देते हैं क्योंकि कोई भी उस लिमिट से ज्यादा कल्टीवेशन कर ही नहीं पाता। लेकिन अगर कोई कल्टीवेटर करना चाहता है तो क्या कभी आप उसे मना करोगे? अब इस बात पर हेड मास्टर कहते हैं कि तुमने बिल्कुल सही कहा, ये गलत है। अगर किसी को ज्यादा मेडिसिन चाहिए तो हम उसे देंगे। वैसे भी ये सब वो हमारे सेक्टर के लिए ही तो कर रहा है। साथ ही स्नो लेडी चेंग से कहती है कि तुम चिंता मत करो, आगे से सारी मेडिसिन की जिम्मेदारी हमारी होगी और तुम्हें जितनी भी मेडिसिन अपने कल्टीवेशन के लिए चाहिए हो तो सीधे आकर मुझसे मांग सकते हो, तुम्हें प्रोवाइड कर दी जाएंगी। अब इस पर चेन उन्हें थैंक यू कहता है, लेकिन वहाँ पर मास्टर यून कहने लगते हैं ये तो गलत है, हम इसे और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं और ऐसा हुआ तो फिर ये बाकी स्टूडेंट्स को परेशान करेगा, इसीलिए हमें इसे नॉर्मल मेडिसिन ही देनी चाहिए। मगर अब चेंग कहता है कि आपने कभी आधी ही बात सुनी है, आपको नहीं पता कि सब की शुरुआत कैसे हुई थी।
अब चेंग बताता है कि कैसे उस लड़के ने चेंग की बेइज्जती के साथ ही चेंग की दोस्त मतलब यू की भी बेइज्जती की और उसके बाद उसके फादर को भी उल्टा सीधा कहा है। और बाकी चीजें तो चेंग एक हद तक बर्दाश्त भी कर लिया था, लेकिन उसके फादर की बुराई उसे बर्दाश्त नहीं हुई। लेकिन इस बात का सबूत नहीं था, इसलिए चेंग कहता है कि वहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट थे, अगर आपको यकीन ना हो तो आप किसी को भी बुलाकर उससे पूछ सकते हो। अब तभी वो आगे की आती है और कहती है कि मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ, इन दोनों ने पहले मेरा भी बहुत मजाक उड़ाया था और उसके बाद चेंग के फादर का भी। अब वो दोनों लड़के जानते थे कि झूठ बोलकर कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वहाँ पर कई सारे स्टूडेंट थे जो कि सच बता ही देंगे, इसीलिए वो सच बोलने लगते हैं। वैसे अगर वो सच नहीं बोलते तो शायद मास्टर शाओ कुछ कर भी लेते, मगर अब उनके सच बोलते ही मास्टर शाओ को भी गुस्सा आने लगता है। मगर अब बात को संभालने के लिए वो कहते हैं कि मेरे लड़के ने सिर्फ कुछ कहा ही तो था, जबकि इसने तो उसे मारा है, तो गलती ज्यादा चेंग की है और मैं जानता हूँ कि मेरे बेटे को इस चीज की सजा मिलनी चाहिए, पर चेंग को भी उतनी सजा मिलनी चाहिए। वैसे वो लड़का कह रहा था कि चेंग ऑलरेडी उसे मार चुका है, तो अब उसे सजा देना गलत है, क्योंकि पहले ही वो अपनी गलती की बहुत ज्यादा सजा पा चुका है। अब इस बात पर चेंग पर आती है। मास्टर शाओ से पूछते हैं कि क्या अगर हम में से किसी ने भी ये कहा होता तो क्या तुम पर हम पे अटैक करती। अब चेंग आगे आता है और कहता है कि जी मास्टर, क्योंकि अगर मेरे फादर नहीं होते तो आप अभी जो हैं वो कभी नहीं होते, बल्कि कुनलुन माउंटेन भी यहाँ पर नहीं होता। ये सब उनकी ही तो बदौलत है। अगर उन्होंने खुद की जान खतरे में डालकर खुद की जान दांव पर लगाकर इस जगह को नहीं बचाया होता तो फिर आप यहाँ पर मुझे ये सब नहीं कह रहे होते। मैं जानता हूँ कि मुझे आप लोगों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, लेकिन जो कोई मेरे फादर के बारे में कुछ भी कहेगा तो फिर मेरी तलवार उसके लिए उठेगी ही, क्योंकि उन्हीं की बदौलत आज हम सब यहाँ पर हैं। वही थे जिन्होंने हिम्मत दिखाई थी इमॉर्टल ली से जाने की और डिमंस से फाइट करने की, जिनसे लड़ने के बारे में सोच कर ये लोगों के पसीने छूट जाते हैं। मैं तब था नहीं, लेकिन मुझे पता है कि अच्छे मास्टर्स भी उनसे फाइट नहीं कर सकते थे। अब इसके बाद शियाओ भी आगे आती है और कहती है कि मैं चेंग की बात से सहमत हूँ, उसके फादर सच में तारीफ के लायक हैं और अगर कोई भी उनकी बेइज्जती करता है तो गुस्सा आना स्वाभाविक है, क्योंकि आज मैं भी उनके कारण यहाँ पर खड़ी हूँ। मेरे फादर भी वहीं गए थे सी ऑफ इमॉर्टल्स में और शायद उनकी जान कभी ना बचती, क्योंकि कोई भी इतना निडर नहीं था कि वहाँ पर जाकर उनकी जान बचाने की हिम्मत कर सके। लेकिन तब चेंग के फादर आए जिनकी वजह से मेरी जान बच पाई, तो मैं उनका उपकार कभी नहीं भूल सकती और अगर इस लड़के ने मेरे सामने भी उनकी बुराई की होती तो मैं भी यही करती। इसके बाद अब हेड मास्टर भी बोलना चालू करते हैं। वो कहते हैं कि मुझे याद है कि तब क्या हुआ था। खबर आई थी कि डिमन आर्मी ने अटैक कर दिया है और तुम्हारे फादर सभी मॉडल्स को इकट्ठा कर रहे थे। वो सभी मास्टर से हेल्प मांग रहे थे कि उनकी मदद करें। अब कुछ मास्टर अच्छे थे, उन्होंने फैसला किया कि वो उनकी मदद करेंगी, मगर मैं तब इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था कि मैं वहाँ जा पाऊँ। साथ ही तब मेरी उम्र भी कम थी, मगर ये बात तो पक्की थी कि अगर मैं वहाँ पर जाता तो आज तुम्हारे सामने बैठा नहीं होता, क्योंकि वहाँ से बचकर आने के चांसेस 1% भी नहीं थे। लेकिन फिर भी वो सब बहुत ही निडरता से वहाँ पर गए थे, जैसे उन्हें पहले से पता हो उनके साथ क्या होना है। भले ही उस दिन मैं वहाँ जाकर उनकी मदद नहीं कर पाया, लेकिन मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। वैसे मैं तब उनके साथ जाकर उनका साथ नहीं दे पाया था, इसलिए मैं उनकी रिस्पेक्ट पर कोई दाग नहीं आने दूंगा। अब इस बात से चेंग और शियाओ दोनों को बहुत खुशी होती है। अब इसके बाद ये पार्ट यहीं पे खत्म हो जाता है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो प्लीज इसे लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना तो कंपलसरी है ही। अब मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस एंड टेक केयर।